सो आई होप कि ये जो मैं छोटे छोटे सेगमेंट पे ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुमको परेशान नहीं कर रहा है। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि इस बहाने मैं सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ कि आगे चल के तुम उसी स्टेप को देख पाओ, सो दैट जब होगा ये एक्चुअल टाइम तुमको ये आसान हो, एक बड़े वीडियो में ढूंढना ना पड़े कि कहाँ पे क्या गाइडेंस लेनी है। सो ये जो शुरुआती बात मैं बोल दी, इसके बाद आता है एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस। अब एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस क्या है? एक्चुअल काउंसलिंग प्रोसेस इसका जो स्टार्टिंग है इस पे वही तरीका है जैसे नॉर्मली तुम एग्ज़ाम के टाइम पे ऐसे कर रहे थे कि तुमको अपना जो ईमेल आईडी है पासवर्ड से लॉगिन करना है। उसके बाद यू विल गेट अ आइकॉन ऑफ डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड का आइडिया तुमको उसके बाद तुमको अपना डैशबोर्ड दिखेगा। अब इस बार का जो प्रोसेस है ना वो बहुत मज़ेदार है। कैसे कि ये जो डैशबोर्ड है इस पर एक के बाद एक आइकॉन स्टेप बाय स्टेप ऐड ऑन होता जाएगा जब तुम एक के बाद एक पढ़ाओ कंप्लीट करते जाओगे। तो शुरुआत में तुमको डैशबोर्ड में एक ही आइकन दिखेगा, उसमें ये लिखा होगा कि रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। फिर जब तुम काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर लोगे उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन जो है तुम्हारा जो सबमिट किया है वो उसकी वेरिफिकेशन में चला जाएगा। तो वो वेरिफिकेशन के बाद तुमको एक नया आइकॉन मिलेगा और वो मैं तब बताऊंगा जब वो मिलेगा। फ़िलहाल रजिस्टर फॉर काउंसलिंग इसमें करना क्या है? रजिस्टर काउंसलिंग में तुम जब अंदर जाओगे तब तुमको 4 चीज़ें वहाँ पे दिखेगा। एक है एजुकेशनल डिटेल, NRI स्पॉन्सर्ड सीट, इसके अगर डिटेल है तुम्हारे पास, तुम NRI कोटे में जा रहे हो तो उसका डिटेल तुमको देना है। उसके बाद आता है डॉक्यूमेंट अपलोड का सेगमेंट, जहाँ पे तुम अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे। जो PDF मैंने पहले वीडियो में बोला है रेडी रखने के लिए, वो तुमको अपलोड करना है। उसके बाद तुम प्रीव्यू करोगे जो पूरा तुमने भरा है वो सही तरीके से है कि नहीं, एंड देन बस हो गया, काम ख़त्म। अब निफ्ट की काम है, तुमने अपलोड कर दी, कंफर्म कर दी, ओके कर दी। अब वो लोग देखेंगे, चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे, देन वो लोग इसको कंफर्म करेंगे कि हाँ यू आर एलिजिबल, तुम्हारे सारी डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से है, एंड देन तुम्हारा नया पढ़ाओ शुरू। वो मैं बताऊंगा 3rd वीडियो पे। अब अभी इस सेगमेंट पे रजिस्टर के लिए क्या करना है? पहला आता है एजुकेशनल डिटेल। एजुकेशनल डिटेल की जब बात आती है तब तुमको पहले सेगमेंट पे 10th एंड 12th का जो भी अपडेट है वो देना है। मतलब 10th तुमने जब पास किया था, कौन से स्कूल, कौन सा तुम्हारा बोर्ड था, देन कौन से साल था, ये सब। बेसिकली एक चीज़ समझो कि 10th की जो सर्टिफिकेट है वो एज प्रूफ के लिए लिया जाता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है 12th में 2 चीज़ें हैं। आइदर तुम 12th दे चुके हो, गैप ईयर में हो तो तुम उसकी पूरी डिटेल दे दोगे, बात ख़त्म। अगर नहीं दे चुके हो तो तुम उसमें अपीयरिंग लिखोगे और उसके लिए तुमको कुछ एनेक्चर वगैरह अपलोड करना होता है, मैं बताऊंगा बाद में। बट इस सेगमेंट पे मैं थोड़ी सी 1 मिनट टाइम लेके एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत टाइम पे बच्चे ऐसे पूछते हैं, आई फाउंड दे आर वेरी कन्फ्यूज दैट की आर्ट एंड डिज़ाइन एक्चुअली है क्या। हम लोग क्या सिर्फ एक यूट्यूब चैनल है या हम लोग उसके अलावा भी और कुछ है? बेसिकली वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट जो पिछले 14-15 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा है फॉर नीट, NID, UCET एंड जो पोर्टफोलियो बनता है अब्रॉड के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेस है, बट हम लोग एक कस्टमाइज सेंटर चलाता है। इसका मतलब ये है कि वी हैव ओनली 1 सेंटर जो GK2 में है राइट नाउ बोल रहा हूँ बिकॉज बाद में चेंज हो सकता है प्लेस, बट अभी ये GK2 में ही है। एंड मी एंड माई वाइफ डॉक्टर पारमिता बासु मिल के बच्चों को गाइड करते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ टीचर्स एंड अदर एडुकेटर जो हम लोग एक होलसम गाइड के लिए कोशिश करते हैं कि सब कुछ सीखो जाके तुम्हारा फ्यूचर में जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़े उसके लिए। बात से प्रिपरेशन की नहीं है, वी ट्राई टू गिव यू अ कंप्लीट गाइडेंस। आई होप यू वोंट माइंड कि मैं जो 1 मिनट थोड़ा सा बोल सकता हूँ, अपना प्रमोशन ही किया, बट मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा था कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल या यूट्यूब चैनल नहीं है, उसके साथ साथ हम लोग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट भी रन करते हैं जो ओनली 1 सेंटर है दिल्ली में, बाकी ऑनलाइन क्लासेस भी होते रहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू ये जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उस पर। तो जब एजुकेशनल डिटेल्स की बात आती है उस टाइम पे तुमको ये जो अपना 10th सर्टिफिकेट और जो 12th सर्टिफिकेट में जो इन्फॉर्मेशन है वो लिखना है। तो फर्स्ट हिस्से में ये सबमिट नहीं करना है या अपलोड नहीं करना है, लिखना है कि क्या इन्फॉर्मेशन है। फिर तुम उसको आगे चले गए प्रोसेस को,
देन जब उसको कंफर्म कर दी, देन जाके एनआरआई वाला सेगमेंट आता है। एनआरआई वाला सेगमेंट पे तुम ये चूज़ करोगे येस और नो। अगर तुम येस हो तो येस बोलोगे, अगर तुम नो हो तो नो बोलोगे। फ़र्क क्या होगा, तुम अगर येस बोलते हो तो एनआरआई सेगमेंट की जब डॉक्यूमेंटेशन अपलोड वाली बात आएगी तो तुमको वो डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। अब तुम पहले नो बोलते हो तो उसमें कोई अपलोड की सिस्टम नहीं है। तो ये एनआरआई वाला पार्ट हम लोग क्रॉस कर गए, तुमने ओके करके आगे चले गए। अब इस सिचुएशन पे मैं एक चीज़ ये भी बोलना चाहूँगा कि जो अगर तुम एनआरआई ओके करते हो तो तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए। वो है अंडरटेकिंग टू बी साइंड बाय स्पॉन्सरिंग एनआरआई फॉरेन नेशनल OCI एनेक्सर 3। जो एनेक्सर 3 है जिसमें तुम्हारे एनआरआई होने का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो तुम्हारे पास होना चाहिए। देन फोटोकॉपी ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ द पासपोर्ट ऑफ द स्पॉन्सरर पर्सन। जो पर्सन स्पॉन्सर कर रहा है उनके जो फर्स्ट एंड लास्ट पेज है पासपोर्ट का वो चाहिए होगा। कॉपी ऑफ द वैलिड वीज़ा ऑफ स्पॉन्सरिंग पर्सन इज़ एन एनआरआई। बेसिकली एनआरआई को लेके जो कन्फ्यूजन होते हैं उसमें ऐसे होते हैं कि लोग बोलते हैं कि इंडिया में बैठ के होगा कि नहीं, वैसे भी। बट जो भी एनआरआई के लिए तुमको स्पॉन्सर कर रहा है, ऐसे करके हम लोग उसको देख रहे हैं, वो बाहर में रहना चाहिए, वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। और बाकी एनआरआई के डिटेल्स अगर समझना है कि कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है, देन वो कमेंट बॉक्स में लिखो। इट्स अ बिगर एस्पेक्ट, देन विल कम अप विद अ फ्रेश वीडियो अबाउट एनआरआई। अभी आगे बढ़ते हैं जो यहाँ पे जो काउंसलिंग प्रोसेस का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है उस पर। तो तुमने ये डाल दी एनआरआई, अभी मैं नो लेके ही चल रहा हूँ, तुमने नो डाल दी। इसके बाद आता है नाउ दैट अपलोड योर डॉक्यूमेंट वाला सेगमेंट, जहाँ पे तुमको पीरियडिकली सारे जो डॉक्यूमेंट्स है ये अपलोड करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप तुमने जो भी डाला था, 10 का सर्टिफिकेट, 12 का सर्टिफिकेट, तब उसके बाद तुम्हारा जो इनकम प्रूफ है उसका सर्टिफिकेट जो भी EWS के लिए किया है, जैसे एनेक्सर 1 है वो अपलोड करना है। देन एनेक्सर 2 है जो एंटी रैगिंग एक तुमको सबमिट करना पड़ता है पेपर, वो अपलोड करना है। अब ये पॉइंट ये है कि ये एनेक्सर जो मैं बोल रहा हूँ ये है क्या। ये जो एनेक्सर का टोटल लिस्ट है, जो भी चीज़ें डॉक्यूमेंट पे नहीं होता है, तुमको लिखित में देना होता है या कभी स्टैम्प पेपर में देना होता है, वो जैसे भी प्रोसेस में है वो इसी जो तुम्हारा काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें तुमको दिखने को मिलेगा। फिर भी मैं तुमको बता देता हूँ कि एनेक्सर क्या क्या चाहिए। एक एनेक्सर 1 होता है उनके लिए जो अभी इस साल बोर्ड दे रहा है, जिनके पास कोई 12th पास सर्टिफिकेट नहीं है, उनको एक एनेक्सर 1 करना होता है। उसमें लिखना पड़ता है कि मैं अभी 12th दे रहा हूँ एंड जब रिज़ल्ट आएगा आई विल सबमिट द रिज़ल्ट। इसमें एक छोटा सा कैच है, मैं बोल दे रहा हूँ, अगर इनकी जो पास मार्क होती है या जो पास होने वाली बात है, ऐसे लास्ट ईयर भी मेरे पास कुछ केस आए थे, तुमने यहाँ पे तो हो गए फिर तुम 12th पास नहीं कर पाए, देन तुम फिर से डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वो होता है, ठीक है। सो ये एक इशू है, बट तुमको ये बोलना पड़ता है कि जब जो भी सर्टिफिकेट तुमको मिलेगा देन यू विल सबमिट दैट सर्टिफिकेट। ये है एनेक्सर 1 पेपर। ये एक नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर में 10 रुपये का स्टैम्प पेपर में एफिडेविट करवा के तुमको रखना पड़ेगा, जो तुमको अपलोड करना पड़ेगा। देन प्लेन पेपर पे एक अंडरटेकिंग देना पड़ता है रिगार्डिंग दैट एंटी रैगिंग, दैट यू आर नॉट इन्वॉल्व इन रैगिंग, तुम रैगिंग सपोर्ट नहीं करते हो, दैट सॉर्ट ऑफ। तो वो एंटी रैगिंग पे एनेक्सर भी तुमको अपलोड करना पड़ता है, जो एनेक्सर 2 है। उसके बाद जो एनेक्सर 3 है वो होता है स्पॉन्सरर के लिए, कि जो स्पॉन्सरर है उसका जो भी पेपर्स है वो अपलोड करना। फिर एनेक्सर 4 होता है रिफ़ंड के लिए। वो रिफ़ंड जो इसके प्रोसेस है, अगर तुमको चांस नहीं मिलता है, तुमने फ़ीस डाल चुके हो, उसके रिफ़ंड के लिए जो भी लिखना पड़ता है वो जब एनेक्सर का पूरा आएगा, आई विल एक्सप्लेन यू, वो वाला डिटेल्स आई विल शेयर यू जब ये टाइम आएगा। सो मोरल है, जो भी डॉक्यूमेंट है ये तुमको इस सेगमेंट पे सारा अपलोड करना है, ओके। इसके बाद जो आगे का स्टेप है वो ऐसे है कि तुमको दिखने को मिलेगा कि तुम्हारा जो भी सबमिटेड डॉक्यूमेंट है उसके बाद तुम्हारा जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो कैसे करके आ रहा है, वो देख के बेसिकली तुमको चेक करना पड़ेगा जो भी तुमने डाला है वो सही तरीके से आ रहा है कि नहीं, सही इन्फॉर्मेशन जा रहा है कि नहीं। उसमें जो भी स्टेट वगैरह है, जो भी अदर्स चीज़ें हैं, वो तुमको प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन गलत जाता है तो आगे चल के ये प्रॉब्लम खड़ी करेगा। तो जब ये लोग एक पेपर सामने आ जा रहा है जिसमें तुमने जो भी अपलोड किया है वो दिख रहा है, उसको अच्छे से चेक कर लेना। इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो PWD सेगमेंट पे डिसेबल सेगमेंट की जो कैंडिडेट है उनकी जो ID है वो यहाँ पे मेंशन होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। देन यहाँ पे डोमिसाइल सीट का भी कुछ मेंशन होगा, ये सब तुमको मेंशन करना है। और उसके बाद आता है कि तुम कश्मीरी माइग्रेंट हो कि नहीं, ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। बट सीधी सी बात ये है इसमें समझने वाली, जिसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। चेक करना है
तुम्हारा इन्फॉर्मेशन जो तुम जानते हो अपने बारे में वो सही तरीके से है कि नहीं। बाकी जो तुम नहीं हो उसको दिमाग मत लगाओ, ये क्यों है वो क्यों है, ज़रूरत नहीं है। तुम अपना नाम, अपनी जो भी एड्रेस है, पूरा डिटेल्स, फिर अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो भी है पेपर का, वो सही तरीके से है कि नहीं यहाँ पे चेक कर लेना है। बाकी आगे बढ़ो, देन वी विल कम टू द नेक्स्ट स्टेप। इसके नेक्स्ट स्टेप क्या गए, हाँ याद रखना कि ये जो तुम जब कंफर्म कर दे रहे हो, याद रखना कि यहाँ पे तुमको एकदम क्लियर कर देना है कि जो भी इन्फॉर्मेशन तुमने दिया है वो सही है। सो इसलिए मैं बार बार बोल रहा था कि जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक करो, बहुत अच्छे से। और तुमको लगेगा कि सर बार बार अच्छे से चेक करो, अच्छे से चेक करो, क्यों बोल रहा है, मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे को पता है। बट मुझे ये पता है कि हर साल कितने बच्चे बोलते हैं मेरा ये इन्फॉर्मेशन गलत चला गया, मैंने गलती से गलत पेपर अपलोड कर दी, मैं इस साल की EWS सर्टिफिकेट के बदले में पिछले साल की EWS सर्टिफिकेट अपलोड कर दी, और ये गलती के चलते हुए लोगों को चांस ना मिलते भी मैंने देखा है। तभी मैं ये 10 बार बोल रहा हूँ कि चेक केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुम्हारा हैंडल नहीं कर पाएंगे। पहले जो बता रहा है वो बता रहा है, बट यहाँ पे तुमको अपने आप को ही चेक करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज़ राइट और नॉट। इसके बाद तुमने इसको सबमिट कर दी तो ये अपलोड हो गया यहाँ पे। अब आता है वेरिफिकेशन की बारी। हाँ, और बहुत वाइटल एक बात, ये भी बहुत बार लोग पूछते हैं, मैं तो साइबर कैफ़े में भरा था, उस बंदे ने कर दी। तो साइबर कैफ़े जो चला रहा है वो तुम्हारे भगवान नहीं बन सकता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम निफ्ट को जाकर बोलोगे वो साइबर कैफ़े वाले बंदे ने गलत कर दी, तो उसमें निफ्ट क्या करेगा? इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। साइबर कैफ़े में जाकर भी कर रहे हो, बहुत अच्छे से चेक करके देखो कि सब कुछ तुम सही तरीके से भरा है कि नहीं। ये 10 बार बोल रहा हूँ, तो तुम 10 बार चेक करना, क्योंकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ कि 10 गलतियाँ निकलते हैं। बहुत सारे 10 हो गए, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ जब तुमने ये कर दी, देन ये वाला प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब तुमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हूँ कि कुछ घंटा है या एक दिन है, वेट करना पड़ेगा जब निफ्ट की तरफ से ये मैनुअली वेरीफाई होगा। अब वेरीफाई क्या है, तुमने तो अपना डॉक्यूमेंट डाला है, वेरीफाई है जनरल के लिए शायद इतना नहीं, बट जैसे कि ये जो कास्ट का डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे OBC हो गया, देन ST SC हो गया, इन लोगों का जो भी एक वैलिडिटी है वो चेक करता है। ST SC के लिए इतना नहीं होता है, बट OBC की वैलिडिटी पीरियड होती है, EWS की वैलिडिटी पीरियड होती है, उनकी इनकम प्रूफ वगैरह सही से आया कि नहीं, ये सब चेक होता है। ये सब चेक करने के बाद जब सब कुछ सही होगा, तब जाके तुम्हारे लिए एक सेकेंड विंडो वहाँ पे ओपन होगा, या तुम बोल सकते हो सेकेंड आइकॉन मिलेगा, सेकेंड बटन मिलेगा, जैसे भी बोलो, बट एक सेकेंड सिचुएशन या सेकेंड पड़ाव आएगा जिसको बोला जाता है कोर्स एंड कैंपस प्रेफरेंस। अब यहीं पे जाके सारा ड्रामा है, सारा नयापन है, ये पूरा अप्रोच ही इस साल से निफ्ट शुरू कर रहा है। तो अब इसको समझने के लिए आई विल टेक अनदर ब्रेक एंड आई विल एक्सप्लेन दैट ये जो नया पड़ाव है कि कोर्स एंड कैंपस प्रेफरेंस, वो हाउ यू कैन अवेल एंड क्या क्या एग्जैक्टली करना चाहिए उसके लिए। सो थोड़ा सा और पेशेंस, आई विल कम विद द पार्ट 3।